दोस्तों, आज पेश है राजमहल का षड्यंत्र। ये कवर चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। विराट सेन नाम का राजा देवनगर में राज करता था। उसके शासनकाल में प्रजा हर प्रकार कर सुखी थी, लेकिन विराट सेन को एक दुख था कि वे निसंतान थे। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने हरसंभव प्रयास किए, लेकिन यज्ञ किए, लेकिन दान दक्षिणा द्वारा निहर गरीबों की दुआ प्राप्त की, लेकिन फिर भी उन्हें इच्छा पूरी नहीं हुई। एक दिन, महाराज की जय हो, दूर देश से आया हुआ एक सौदागर आपसे मिलना चाहता है, हमें उसे हमारे पास ले आओ। आज्ञा पाकर सैनिक वहाँ से चला गया और कुछ देर बाद, राजा द्रविड़ देश में रहने वाला हूँ और सूखे मेवे का सौदागर हूँ, आपके राज्य में गुजरा रहा था तो सोचा आपके दर्शन करने के पश्चात सफरागी किया जाए। तुम्हारे विचार जानकर हमें अत्यधिक प्रशंसा हुई। सौदागर: महाराज, ये अखरोट का एक नन्हा पौधा है, आपको भेंट देने चाहता हूँ। हमारे देश में उत्पन्न होने वाले अखरोट जग प्रसिद्ध है। सौदागर: हमारी आप हमारी इच्छा है कि तुम कुछ दिन राज्य में रुककर व्यापार करो। जो आज्ञा महाराज। राजा विराट सेन के सम्मुख सिर झुकाकर सौदागर वहां से वापस लौट गया। सौदागर के जाने के पश्चात विराट सेन उदास हो गया। महाराज, आप उदास क्यों हो गए? महामंत्री जी, आप तो जानते हैं कि राजकीय उद्यान में जो भी पौधा लगाते हुए सूख जाता है, इसलिए हम सोच रहे हैं इस पौधे को क्या करें। यही नहीं, राजकीय उद्यान में कुआं भी सूखा पड़ा है और समस्त पशु पक्षी पतझड़ की समस्त छाया हुआ है। हम इस बात जानते हैं, राजकीय उद्यान में ऐसी हालत हमारे कारण हुई है। निसंतान हैं, इसलिए राज उद्यान में लगाए गए सारे पेड़ सूख जाते हैं। आप महाराज, आप ऐसा न कहिए, मुझे लगता है राजकीय उद्यान में मिट्टी की कुछ खराब हो गई है। महामंत्री, झूठ का सहारा लेकर आप हमें बहलाने की कोशिश न कीजिए। हम अच्छी तरह जानते हैं यह सब हमारे कारण ही हुआ है। महाराज, आप धीरज रखिए, एक न एक दिन भगवान आपको संतान अवश्य देंगे। इसी इच्छा को मन में लिए तो हम जी रहे हैं महामंत्री। और राजा विराट सेन अखरोट का पौधा लेकर मंत्री सोमदत्त के साथ राजकीय उद्यान में पहुंचे। देखो महामंत्री जी, राजकीय उद्यान के बाहर के स्थान पर कैसी पतझड़ छाई हुई है। महाराज, आप चिंता न कीजिए, सीधी उद्यान की मिट्टी की जांच करवाऊंगा और आप पौधारोपण कीजिए। राजा विराट सेन ने अखरोट का पौधा उद्यान की भूमि पर लगाया और देखो महामंत्री जी, हमारे लगाया पौधा वो सूख गया। मंत्री सोमदत्त ने राजा विराट सेन का दिल की हालत को भली प्रकार से समझ रहा था, उन्हें सिर झुक गया। और इधर राजमहल के बाहर राजा विराट सेन के दोनों छोटे भाई आपस में मंत्रणा कर रहे थे। भैया आदिसेन, राजा विराट सेन बाद आप देवनगर के राजा बनेंगे। सोम सो मित्र सेन, तुम ठीक कह रहे हो। राजा विराट सेन निसंतान है उनसे छोटा हूँ, इसलिए प्रधान प्रथा के अनुसार उसके बाद मैं ही देश का राजा बनूंगा। और राजा विराट सेन जितने नेक थे उतने भाई दोस्त विलासी प्रवृत्ति के थे। दोनों हर समय राग रंग में डूबे रहते। और देवलोक से उस दिन शिव और पार्वती आकाश का भ्रमण करते हुए देवनगर के ऊपर से गुजरे। नाथ, मुझे तीव्र प्यास लगी है। पार्वती इस समय देवनगर राज्य के ऊपर से जा रही हैं। नीचे उतरकर राज के उद्यान में उद्यान में उद्यान में पानी पिए। और थोड़ी देर बाद, अरे यह क्या, बाग के प्रत्येक पेड़ आज सूखा हुआ है। और फिर उद्यान में चलते हुए कुएं के पास पहुंचे और जैसे ही पार्वती ने कुएं में जाकर देखा, कुआं भी सूखा है। नाथ, इसमें तो एक बूंद पानी नहीं है। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी मुस्कुरा उठे। यह देख पार्वती खींच उठी, यह क्या नाथ, मुझे जोरों से प्यास लगी और आप मुस्कुरा रहे हैं। कुआं सूखा हुआ, भला इसमें क्या कर सकता हूँ? आप सब कुछ कर सकते हैं नाथ, ऐसे वीराने में मेरा दिल घबरा रहा है। आप सिर दी अपनी माया से उद्यान में हरियाली कर दीजिए और पानी भर दीजिए, जैसी तुम्हारी इच्छा पार्वती। अगले ही पल और बाग में हरिया भरा देखते हैं। उद्यान के पहरेदार चौकी, अरे यह क्या हुआ, बाग तो एकाएक हरियाली छा गई, यह चमत्कार कैसे हुआ? चलो उद्यान में चलकर देखते हैं कि यह अचानक कैसे हो गया। और दोनों उद्यान के अंदर चल दिए। आश्चर्य है, उद्यान में कार्यकलाप कैसे हो गया? कुकू कुकू।
शिव जी की महिमा से सूखे कुएं में भी जल वाला पानी भराया। पार्वती ने खींच कर पानी पिया और शिव जी से बोली, महाराज क्यों ना कुछ देर यहीं रुक कर विश्राम कर ले। ठीक है। और फिर दोनों वृक्ष के नीचे लेट कर विश्राम करने लगे। तभी दोनों पहरेदार वहां पहुंचे। शिव जी पार्वती के वेश में आप कौन है और उद्यान में इधर कहाँ घुसे आए। पहरेदार की बात सुनकर शिव जी हंसे और बोले, हम सचमुच शिव जी पार्वती आकाश मार्ग से उद्यान में उतरे हैं। क्या बकवास कर रहे हो, हमें तुम लोग कोई जादूगर दिखाई देते हो। तुम्हें हमारे राजा विराट सेन के समक्ष उपस्थित होना होगा। राज के उद्यान में घुसकर तुम दोनों ने गंभीर अपराध किया। ठीक है, हम दंड भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें दंड देने के लिए तुम्हारे राजा को यहाँ आना होगा। हम उसके पास नहीं जाएंगे। हम भी देखते हैं तुम हमारे साथ कैसे नहीं चलते। पहरेदार ने आगे बढ़ा और शिव का हाथ पकड़कर उन्हें घसीटने लगा। अरे ये अपने शतान से टस से मस नहीं हो रहा, लगता है यह काफ़ी बलशाली है। पहरेदार, तुम्हारे माथे पर पसीना छलकाया है। पहले अपने माथे का पसीना पोंछ लो, फिर अपने शतान के साथ ले जाने का यत्न करना। पहरेदार झिलमिलाते हुए अपने माथे का पसीना पोंछा और अपने साथी से बोला, तुम यहीं रुको, इन निगरानी करो, मैं विराट सेन को बुला के लाता हूँ। इतना कहकर पहरेदार वहाँ से चला गया और वो राजमहल में विराट सेन के समक्ष प्रगट पर पहुंचकर बोला, महाराज आज के उद्यान में एक स्त्री पुरुष घुस आए हैं। उन्होंने अपने शिव और पार्वती बताते हैं। क्या कहा, शिव और पार्वती? जी महाराज, मुझे उन दोनों पुराने जादूगर दिखते हैं। उन दोनों को उद्यान में आते ही सूखे सूखे पेड़ हरे भरे हो गए। वर्षों से सूखे कुएं में पानी भराया। ओह, तो सागर शिव पार्वती देवी और देवी पार्वती हैं। पहरेदार, तुम सिर दी उस स्थान मुझे उस स्थान पर ले चलो। दोनों आगंतुक ठहरे हैं, हम सिर दी उनके दर्शन करना चाहते हैं। आइए महाराज। और उद्यान में पहुंचे। मेरा शक ठीक निकला, वे वास्तव में शिव जी पार्वती हैं। उनके दर्शन पाकर मैं आज मेरा जीवन सफल हो गया। अब मुझे आगे बढ़कर उनके आशीर्वाद लेना चाहिए। और विराट सेन ने तुरंत ही आगे बढ़कर शिव जी के चरण पकड़ लिए। भगवान, मैं अपने पहरेदारों की ओर क्षमा मांगता हूँ। पहरेदार ने आपको पहचानने में भूल हो गई, मैं आप उसके लिए क्षमा कर दीजिए। शिव जी ने विराट सेन के कंधे को पकड़कर ऊपर उठाया। उठो विराट सेन, मैंने नादान क्षमा कर दिया। विराट सेन की आंखें में आंसू बह निकले। विराट सेन, तुम रो रहे हो? तुम तो सारी सुख सुविधाएं उत्पन्न है, तुम पे किस बात का दुख है? माँ पार्वती, सब कुछ सुख सुविधाएं संपन्न होते हुए भी मैं बहुत दुखी हूँ। हमें अपने दुखी होने का कारण बताइए। संभव है तो हम कुछ कर सकें। माँ, मुझे इस बात का दुख है कि मेरे कोई संतान नहीं है। राजा होने के साथ ही लोग मुझे मुंह पर तो कुछ नहीं कहते, लेकिन पीठ पीछे मेरी निंदा करते हैं। कहते हैं निपुत राजा को मुंह देखना भी अशुभ है। लोगों को ऐसी बातें सुनकर मेरा परेशान हो गया हूँ। ओह, यह बात है। नाथ, आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। राजा विराट सेन को एक संतान दीजिए। यह क्या कह रही हो पार्वती? ऐसा कदापि नहीं कर हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पूर्वजन्म ने पापों के परिणाम स्वरूप विराट सेन के हाथों में संतानों की रेखा नहीं है, इसीलिए मैं मजबूर हूँ। नाथ, आपको मेरा काम मानना होगा, वरना आप से नाराज हो जाऊंगी। पार्वती, तुम बहुत हठी हो। जिस बात को जिद ठान लेती हो उसे पूरा करने के ही छोड़ती हो। फिर शिवजी महाराज ने विराट सेन से बोले, विराट सेन, तुम पूर्व जन्म के पापों के कारण इस 7 जन्मों संतान का मुंह देख नहीं पाओगे। लेकिन पार्वती की हट के सामने मुझे झुकना पड़ रहा है। मैं तुम्हें पुत्र तो दे सकता हूँ, लेकिन उसकी आयु 20 वर्ष से अधिक नहीं होगी। क्या तुम इस बात के लिए तैयार हो? भगवान, मुझे स्वीकार है, पर इस प्रकार कम से कम मेरे माथे से निपुता होने का कलंक तो मिट जाएगा। तो सुनो राजन, आज के ही दिन इसी समय तुम अपनी रानी को इस उद्यान में भेजना, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। और एक बात का ध्यान रखना, 20 वर्ष पश्चात तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। भगवान, आपने मुझे संतान का वरदान देकर सब कुछ दे दिया। विराट सेन एक बार शिवजी पार्वती के चरणों में नतमस्तक हुआ। विराट सेन को संतान का आशीर्वाद देकर शिव पार्वती वहां से प्रस्थान कर गए। 20 वर्ष के लिए सही में संतान का मुख देखना तो मेरा नसीब हुआ। उधर उधर शिवजी और पार्वती कैलाश पर्वत पर छोड़ा और स्वयं पाताल लोक के नागलोक के राजा वासुकी के पास पहुंचे। ओ शिवजी, आप यहाँ कैसे आए? नागराज वासुकी, आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं।
आज्ञा दीजिए भगवान, मैं अवश्य आपकी मांग पूरी करूंगा। वासुकी, आज पार्वती की हट के कारण मैंने एक ने संतान को देने का वरदान दिया है, अतः हम चाहते हैं कि आप पुत्र नागेश राजा विराटसेन के यहाँ पुत्र बनकर जन्म ले। 20 वर्ष उसके यहाँ व्यतीत करने के बाद नागलोक वापस आ जाए। भगवान आपने प्रथम बार आप सेवक से कुछ मांगा है, इसलिए आपको निराश नहीं करूंगा। नागेश विराटसेन के यहाँ अवश्य पुत्र बनकर जन्म लेगा, यह मेरा वचन है। मुझे तुमसे यही आशा थी। नागराज, तुम अगले सप्ताह आज के ही दिन नागेश को विराटसेन से राजकीय उद्यान में भेज देना। जो आज्ञा भगवान। और एक सप्ताह पश्चात, पिताजी, 20 वर्ष के लिए आपकी श्रद्धेय छोड़ रहा हूँ, अतः मेरी श्रद्धेय को सुरक्षित रखना। 20 वर्ष पश्चात पुनः नागलोक में आऊँगा, इसी श्रद्धेय में प्रवेश करूँगा, इस बात की तुम चिंता ना करो पुत्र। और अगले पल नागेश श्रद्धेय छोड़कर एक भोरे के रूप में परिवर्तन हो गया। अच्छा पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, जाओ बेटा, 20 वर्ष के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। उधर राजा विराटसेन अपनी पत्नी रानी मलिका से बोले, तुम्हारे महारानी, तुम सिर दी तैयार होकर राजकीय उद्यान में चली जाओ। आज के ही दिन भगवान शिव भगवान ने राजकीय उद्यान में पहुंचने को कहा है। महारानी मलिका तैयार होकर राजकीय उद्यान में पहुंची। पता नहीं शिव भगवान आज मुझे किस प्रकार संतान देंगे। और उद्यान की हरियाली छा जाने के वातावरण में इतना अच्छा है, चारों ओर फूल ही फूल खिले हैं। ओह, कितना सुंदर फूल है, इस फूल को तोड़कर मैं इसकी खुशबू सूंघ लेनी चाहिए। और अगले ही पल महारानी मलिका ने उस फूल को तोड़ती भोरे के रूप में उड़ता हुआ नागेश वहां आया और फूल पर बैठ गया। महारानी ने फूल तोड़कर जैसे ही सूंघने के लिए अपनी नाक के पास ले आई, फूल पर बैठा भोरा उसकी नाक में घुसता चला गया। आँची, लगता है नाक में कोई तिनका कीड़ा घुस गया है। बोरा महारानी की नाक में घुसकर सीधे उसके पेट में चला गया था। महारानी मलिका संध्या होने तक शिवजी का प्रतीक्षा करती रही। भगवान शिव शायद महाराज से झूठ बोला, तभी वह वादा पूरा करने नहीं आए। लेकिन अब उसे क्या पता था, भोरे के रूप में नागेश उसके गर्भ में पहुंच चुका है। काफ़ी प्रतीक्षा करने के बाद महारानी मलिका ने विराटसेन के पास पहुंची और सारी बात बताई। इसमें भगवान शिव का कोई दोष नहीं है, हमारी किस्मत ही खराब थी, हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा महारानी। घटना को गुजरे 3 माह व्यतीत हो गए कि जब विराटसेन ने महारानी को बाघ के साथ घूम रहा था। महारानी, क्या बात हो गई, इस प्रकार क्यों सिर पकड़ दिया? महाराज, अचानक मुझे चक्कर आने लगे, पृथ्वी घूमती नजर आ रही प्रतीत हो रही है। महाराज की अपनी बात पूरी भी न कर सकी और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर गई। तभी विराटसेन ने लपक कर महारानी के बाहों में थाप लिया। महारानी भी बिल्कुल भली चंगी थी, फिर अचानक क्या क्या हो गया? तभी महारानी मलिका राजमहल में ले जाया गया और उसे राजवैद्य को बुलाकर उसका निरीक्षण किया। महाराज, घबराने की कोई बात नहीं, उल्टा खुशी होने की बात है। क्या बात है? महारानी माँ बनने वाली है, इसी इच्छा के कारण इन्हें चक्कर आ गया। ओह, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सचमुच पिता बनने वाला हूँ? इसका मतलब यह भगवान का शिव वरदान झूठा नहीं सच्चा था। और राजवैद्य आज ही सूचना देकर हमारी झोली में अनगिनत खुशियाँ भरती है। मैं अपनी भावना को समझ रहा हूँ महाराज। महारानी मलिका गर्भवती होने की सूचना पाकर सारे राज्य में हल्ला छा गया। भगवान, तेरे घर में देर अंधेर नहीं, तूने आखिर हमारे महाराज की सुन ली। बड़े दयालु है भगवान। का दिन सिर दिया आए, भगवान वह दिन सिर दिया जब हमारे महाराज के यहाँ संतान उत्पन्न हो। लेकिन आदित्य सेन सोमदत्त को यह सूचना पाकर जल भुन गए। भैया, यह क्या हो गया? महारानी मां बनने वाली है। सोमदत्त, चाहे कुछ हो जाए, हम उसे हार मानने वाले नहीं हैं। अब क्या करना चाहिए सोमदत्ता? मित्र सेन, यह समय हमें चुपचाप रहकर तमाशा देखने का है। महारानी को संतान उत्पन्न हो जाने दो, सोचेंगे फिर हमें क्या करना है। एक दिन महामंत्री, हम क्रिकेट खेलने वन में जाना चाहते हैं, हमारे जाने का प्रबंध किए जोग्य महाराज। और जल्दी सैनिकों ने के साथ लेकर विराटसेन ने क्रिकेट खेलने वन में चला दिया। वन में एक जगह एक शेर सरोवर में पानी पीता दिखाई दिया। अच्छा अवसर है, इसका शिकार करना चाहिए। विराटसेन ने तीर कमान पर चढ़ाया और तीर शेर के पेट में जा धंसा। दूसरी दशा में उस तीर को शेर के पीठ में धंस गया। अरे, यह तो दूसरा तीर कहाँ से आया?
और कुछ देर तड़पने के बाद सेन ने प्राण त्याग दिए। और विराट सेन इसी उपस में थे कि ये दूसरी ओर से राजा और से एक राजा सैनिकों के साथ आता दिखाई दिया। तो दूसरा तीर इस राजा ने चलाया था। राजा विराट सेनों के पास आकर रुका। कैसा विचित्र संयोग है, हम दोनों ने तीरों ने एक ही समय पर शेर मारा। हाँ, यह तो विचित्र संयोग ही है। तब उस राजा ने विराट सेन को अपना परिचय दिया। मैं पंचाल देश का राजा सूर्य बल्लम हूँ। मैं देवनगर का राजा विराट सेन हूँ। राजन, आज की परिस्थिति में हमारी मुलाकात हुई है, क्यों ना हम इस मुलाकात को मित्रता में बदल दें। आपका विचार उत्पन्न है सूर्य बल्लम जी। तो आज हम दोनों मित्र हुए। दोनों राजाओं ने अपने अपने सैनिकों को वन भ्रमण करने के लिए भेज दिया और स्वयं एक पेड़ के नीचे बैठ के, विराट सेन जी, आपकी कितनी संतान है? राजन, मेरे कोई संतान नहीं है। इस समय हमारी रानी गर्भवती है, 6 माह उसे संतान होगी। राजन, कैसा वियोग संतोष है, हमारी रानी को इस समय गर्भ है। वह प्रथम संतान उत्पन्न होने 6 माह बाद ही माँ बनेगी। सचमुच यह भी विचित्र संयोग है। कुछ सोचकर सूर्य बल्लम विराट सेन से बोले, राजन, मेरे दिमाग में विचार आया। कैसा विचार राजन? राजन, हम लोग की रानी को एक एक साथ संतान उत्पन्न होगी। यदि मेरे यहाँ पुत्री को ने जन्म लिया था तुम्हारे यहाँ पुत्र ने, तो मैं अपनी पुत्री का ब्याह तुम्हारे पुत्र से करूँगा। और अगर तुम इसका उल्टा, यानी मेरे यहाँ पुत्र और तुम्हारे यहाँ पुत्री, तो हम एक एक दूसरे से संतान को आपस में विवाह करेंगे। लेकिन यदि दोनों लड़के हुए और दोनों को लड़की हुई तो बात दूसरी है। सूर्य का बल्लम जी, आपके विचार हम जानकर अत्यंत प्रशंसा हुई। हम आपके विचार से सहमत है। इस प्रकार वर वधू को जन्म लेने से पहले ही रिश्ता पक्का कर दिया गया। राजा, अच्छा राजन, अब हम आज्ञा दीजिए। राजन, आपके यहाँ संतान उत्पन्न हो तो हमें सूचना मत देना ना भूलना। आप अपने यहाँ संतान उत्पन्न होने पर हमें अवश्य सूचना देना। दोनों एक बार फिर एक दूसरे से गले मिले और अपने अपने सैनिकों के साथ वहाँ से चले गए। इस घटना को ठीक 6 माह महारानी मलिका ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दूर दूर के राजा विराट सेन को बधाई देने आए। हमारी ओर से पुत्र उत्पन्न होने की बधाई स्वीकार करिए विराट सेन। राजन, बड़ी प्रतीक्षा के बाद आपके यहाँ यह दिन देखना नसीब हुआ। भगवान नवजात शिशु को स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रखे। सभी मंगलकारी रस्म होने के उपरांत नवजात शिशु का नामकरण संस्कार किया। युवराज का नाम केतु रखा जाता है तो उत्तम रहेगा। यह नाम हर दृष्टि में युवराज के लिए शुभ होगा। ठीक है राजपुरोहित जी, हम युवराज का नाम यही रखेंगे। राजा विराट सेन के दूत द्वारा सूचना सूर्यबल्लम के पास भिजवा दी। सूचना पाकर सूर्यबल्लम देवनगर आए। राजन, बधाई हो, हमारा संबंध पक्का हो गया। क्या तुम्हारे यहाँ पुत्री ने जन्म लिया है? हाँ राजन, बस हमारे पुत्र से तुम्हारी पुत्री का व्यापक का समझे। और युवराज चंद्रकेतु ने आशीर्वाद देकर सूर्यबल्लम वापस अपने राज्य लौट गए। इधर सोममित्र सेन और आदि सेन अपने कक्ष में गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। भैया, अब तो कुछ करना होगा, वरना देवनगर राज सिंहासन हमारे हाथ से निकल जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो सोमित्र सेन, अब कुछ करना ही इसका समय आ गया है। सुनो, मैं तुम्हारी योजना समझाता हूँ। कहकर आदिसेन ने सौमित्र को अपनी योजना से अवगत कराया और फिर योजना अनुसार दोनों राजा विराट सेन के पास पहुंचे। महाराज, बहुत समय तीनों भाइयों क्रिकेट खेलने के लिए एक साथ वन में नहीं गए। क्यों ना आज हम तीनों क्रिकेट खेलने वन में चलें? अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो आदिसेन, हम तुम दोनों के साथ क्रिकेट खेलने अवश्य जाएंगे। मैं सैनिकों को तैयार करने की सूचना भिजवाता हूँ। नहीं महाराज, आज सैनिकों को साथ न ले चलें, क्योंकि हम तीनों भाई क्रिकेट खेलने जाएंगे। ठीक है, तुम्हारी यह बात भी मान लेते हैं। और विराट सेन तैयार होकर आदिसेन और सौमित्र के साथ वन में चल दिया। जब ये तीनों मंत्री सोमनाथ के महल के नीचे से गुजरे, अरे ये महाराज विराट सेन दोनों विलासी भाइयों के साथ आज बिना सैनिकों के साथ लिया क्रिकेट खेलने क्यों जा रही है? मुझे आदि सेन और सौमित्र की नीयत में कुछ ठीक नहीं लग रही। कहीं ये महाराज को कुछ इतना कर दें और
सौमित्र कुछ देर तक दुविधा की स्थिति में वहीं खड़े रहे और राजा विराट सेन के दोनों भाइयों की नज़रों से ओंचल काफी दूर निकल गए थे। जब राजा विराट सेन सोममित्र सेन और आदि सेन के साथ वन में पहुंचे, यह क्या तुम दोनों ने मैदान से तलवार निकाल कर मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हें इस प्रकार क्यों घूर रहे हो? महाराज, आपकी जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। आपने अब तक देवनगर के राज सिंहासन का खूब सेवा भोगी, अब सुख भोगने की हमारी बारी है। क्या मतलब यह है कि महाराज, हम आदि से आपकी हत्या करके पश्चात देवनगर के जाकर युवराज चंद्रसेन व महारानी मलिका की भी हत्या करके फिर स्वयं देवनगर के राजा बन जाएंगे। ओह, तो मैं जानता था कि तुम इसलिए मुझे यहाँ लेकर आया। केट का तो बस बहाना था। आप ठीक समझे महाराज। तुम दोनों और मेरे परिवार को छोड़ दो। मुझे सिंहासन का कोई मोह नहीं है। मैं अपने परिवार के साथ देवनगर से दूर चला जाऊंगा। तुम्हें जीव छोड़ दे ताकि समय आने पर तुम इसका बदला ले सको। भैया, देर न करो महाराज, परी नश्वर संसार से मुक्ति दिला दो। तुम ठीक कह रहे हो सौमित्र सेन। और फिर अगले ही पल एक कांटा तो राह से हटा। सौमित्र सेन, अब संध्या होने वाली है। इसी वन हम ही होने तक हम इसी वन में रहेंगे और फिर देवनगर जाकर कह देंगे वन में शेर महाराज को मार कर डाला। इस घटना से कुछ दिन बाद उचित समय देखकर महारानी मलिका और युवराज चंद्रकेतु को भी मौत के घाट उतार देंगे। और तभी राजा विराट सेन का आज्ञाकारी घोड़ा मुड़कर देवनगर की ओर दौड़ पड़ा। उधर देवनगर के मंत्री सोमदत्त सोच रहे थे, मुझे वन में जाकर देखना चाहिए कि महाराज के दोनों भाई उनके साथ क्या तो कोई धोखा तो न कर दे। और और कुछ क्षणों बाद वह अपने घोड़े पर चढ़ वन की ओर चल दिए। मेरी आंख आज बार बार फड़क रही है, नहीं क्या अनहोनी होकर रहेगी। और सोमनाथ तभी कुछ ही दूर गया था। वो महाराज विराट सेन का घोड़ा वह अकेला इस और दौड़ा चला रहा है। साथ ही राजा विराट सेन का घोड़ा के सम्मुख पहुंचा। ओह, घोड़े पर खून की चीटे लगे हुए हैं। इसका मतलब सौमित्र सेन और आदि सेन ने मिलकर महाराज की हत्या कर दी है। यदि यानी मुझे जिस बात का डर था वही वो कर रहा है। और मंत्री बादशाह वापस महल में लौटा और महारानी मलिका के पास पहुंचा। महारानी जी गजब हो गया। सौमित्र सेन और आदि सेन ने मिलकर महाराज की हत्या कर दी क्या? महारानी मलिका यह खबर सुनकर अचरज शीशे थाम कर बैठ गई। महारानी, इस समय इस प्रकार बैठने का नहीं है। आप अपनी और युवराज चंद्र सेतु की सुरक्षा के बारे में कुछ सोचिए। वेदों ने हत्यारे आप दोनों का भी आयत कर सकते हैं। हम क्या करें महामंत्री जी? महाराज की मृत्यु पर हम खुल कर रो भी नहीं सकते। महामंत्री, महारानी, आप इस समय युवराज चंद्र केतु के साथ लेकर मेरे साथ महल से निकल चलिए। और महारानी मल्लिका आंसू भरी आंखों से एक पल युवराज चंद्रकेतु को निहारा और फिर उसे छाती से लगाकर मंत्री सोमनाथ के साथ चल दी। और मंत्री सोमनाथ महारानी को लेकर एक खंडर में पहुंचे। महारानी जी, रात होने तक आप इसी खंडर में छिपकर रहना। रात्रि को मैं एक रथ लेकर आऊँगा और आप उस रथ में बैठकर देवनगर से कहीं दूर चली जाना। और महारानी मलिका और युवराज चंद्र केतु खंडर में छोड़कर वह वहां से चला आया। महारानी मलिका बदली हुई परिस्थिति को देखकर अभी तक अस्पष्ट थी। भगवान, यह तूने कौन से पापों की सजा दी है? हमारी हस्ती खेस्ती गृहस्थी उजाड़ कर तुझे क्या मिला? संध्या होने पर सौमित्र और आदि सेन देवनगर में लौट आए। सबसे पहले महारानी मलिका के पास चलकर महाराज की मृत्यु की सूचना देनी चाहिए। तो आइए उन्हीं के पास चलते हैं। कुछ क्षणों बाद, यहाँ तो कोई नहीं है भैया, युवराज और चंद्र केतु का पालना भी खाली पड़ा है। इसका मतलब महारानी हमारे षड्यंत्र की भनक लग चुकी है और युवराज को लेकर यहाँ से भागने के लिए। चलो, अच्छा हुआ महारानी स्वयं हमारे रास्ते से हट गई। उधर
अर्धरात्रि हो जाने पर मंत्री सोमनाथ खंडर में महारानी मल्लिका के पास पहुंचा। महारानी जी, रथ ले आया हूँ, आप यहाँ से प्रस्थान की तैयारी कीजिए, जल्दी यहाँ से जल्दी से जल्द निकल जाना उचित है। महामंत्री जी, कैसी विडम्बना है, अपने ही राज्य से हमें चोरों की तरह भागना पड़ रहा है। महारानी मल्लिका युवराज चंद्रकेतु के साथ लेकर रथ में बैठी। महामंत्री जी, भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। महारानी जी, मुझे विश्वास है युवराज चंद्र केतु बड़े होकर अपने पिता की हत्या का बदला चलेंगे। फिर महामंत्री ने रथ आगे बढ़ाया और मंत्री वापस लौट पड़ा। उधर रात्रि बीत जाने पर सोममित्र आदि सैन ने जश्न मना रहे थे। कल हम देवनगर के राजा होंगे, अब इसमें क्या शक है भैया। और अगले दिन आप लोगों को सूचना देती हुई अपार दुख हो रहा है कि महाराज विराट सेन को कल आकेट करते हुए शेर की मुठभेड़ हो गई और परिणाम स्वरूप शेर ने उन्हें मार डाला। क्या क्या महाराज की मृत्यु हो गई? चूंकि युवराज चंद्रकेतु अभी बहुत छोटे हैं और आज सुबह ही महारानी मल्लिका उन्हें साथ लेकर न जाने कहाँ चली गई, इसलिए आज से स्वयं देवनगर का नया राजा घोषित करता हूँ। आदिसेन, आज तेरा पलड़ा भारी है, इसलिए तू उन्माद में चूर हो है, लेकिन एक दिन अवश्य आएगा जब तेरे पापों का फल मिलेगा। उधर महारानी मल्लिका का रथ जब एक सदन वन से गुजर रहा था, वो लगता है मूसलाधार वर्षा होने वाली है। काले काले मेघ आकाश में छा गए हैं। महारानी भी सोच ही रही थी कि भयानक गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई। वर्षा से बचने के लिए महारानी रथ को एक विशाल वृक्ष के नीचे ले आई और आकाश में रह रहकर गर्जना के साथ बिजली चमक रही थी। भयभीत महारानी युवराज चंद्रकेतु को अपनी छाती से चिपका रखा था। तभी आकाश से करती हुई बिजली पेड़ पर गिरी, जिस पेड़ के नीचे महारानी मल्लिका का रथ खड़ा था। अपने पुत्र से छाती लगाई महारानी मल्लिका अनहोनी की आकांक्षा से अचेत हो गई। कुछ समय बाद महारानी को होश आया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरे पुत्र और मुझे बिल्कुल सही सलामत है। और महारानी के ऊपर पड़ी शाखा को घटाया। महारानी ने अपने ऊपर पड़ी शाखा को हटाया और युवराज चंद्रकेतु को गोद में उठाकर पैदल ही वहां चल पड़ी। न जाने अब क्या क्या मुसीबत आनी बाकी हैं। और कई दिनों तक जंगल में भूखी प्यासी भटकती हुई महारानी मल्लिका पंचाल देश में जा पहुंची, जहाँ एक वृद्ध ब्राह्मणी के घर के बाहर गिरकर अचेत हो गई। अरे, यह न जाने कौन दुखियारी है, इसे अंदर ले जाकर होश में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। और वृद्धा ने तुरंत अपने एक सेवक को आवाज दी। बेहोश महारानी उसके पुत्र को उठाकर घर ले आई और कुछ देर बाद कोशिश करने के बाद, अच्छा हुआ बेटी, तुम्हें होश आ गया। तुम्हारा नन्हा बेटा अब भूखा रो रहा था, इसे दूध पिला दो। हुआ हुआ। यह सुनकर महारानी ने झटपट अपने युवराज को दूध पिलाने लगी। बेटी, सूर्य से तो तू किसी राजकुल की स्त्री प्रतीत होती है, क्या मुझे इसने बारे में बताओगी? माँ, मेरी कहानी बड़ी दुख भरी है। फिर महारानी ने रुदे स्वर गले में वृद्धा को अपनी आपत्ति सुनाई। सारी बात जानकर तुमने मुझे माँ कहा है। बेटी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जो मेरे बाद अपनी अपार धन संपत्ति दौलत का उत्तराधिकारी बन सके। तुम चाहो तो मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रह सकती हो। माँ, अब मेरे पास कोई आप मैं तुम्हारे पास रहूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। और इस तरह महारानी वृद्धा के पास रहने लगी। वृद्धा भी अपने बेटी की तरह प्रेम करने लगी। चंद्रकेतु की आंख का तारा बन गया था। और इधर सूर्यबल्लम अपने विशेष दूत को बुलाकर आज्ञा दी, तुम्हें देवनगर के जाकर राजा विराट सेन व युवराज चंद्रकेतु की खैरियत के समाचार लाना है। जो आज्ञा महाराज। और कई दिन दूत यात्रा करने के पश्चात देवनगर पहुंचा। मुझे राजा विराट सेन से मिलना है, मैं राजा सूर्य बल्लम का दूत हूँ। राजा विराट सेन से? ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं महाराज तक तुम्हारी सूचना भिजवाता हूँ, कहकर पहरेदार अपने दूसरे साथी को राजा आदिसेन के पास भेजा। महाराज पंचाल देश के राजा के महल से बाहर खड़ा है। दूत महल के बाहर खड़ा है, राजा विराट सेन से मिलना चाहता है। क्या राजा विराट सेन से? को सोचकर पहरेदार को आदेश दिया, तुम जाकर दूत को राजकीय अतिथि गृह में ठहराओ, उसका संस्कार करो। हम मिल कुछ देर बाद उससे मिलने के अतिथि गृह में पहुंचते हैं। जो गया महाराज। और दूत राजकीय अतिथि गृह में ठहरा दिया गया। कुछ समय पश्चात महाराज विराट सेन जी का दूत को प्रणाम स्वीकार करें। दूत, हम राजा विराट सेन नहीं, हम उसके छोटे भाई राजा आदिसेन हैं और हमारे छोटे भाई मित्र सोममित्र सेन हैं।
लेकिन महाराज विराट सेन कहाँ गए, उनसे मिलना था। उनकी तो समय पहले थेर से मृत्यु हो गई। उसके स्थान पर हम देवनगर के राजा हैं। ओह, तो यह तो बुरा हुआ। अब क्या होगा? दूत, साफ साफ बताओ, तुम किस प्रयोजन में राजा विराट सेन से मिलना चाहते थे? हो सकता है हम तुम्हारी समस्या का कुछ समाधान कर सकें। महाराज, स्वर्गीय राजा विराट सेन जी ने अपने पुत्र चंद्रसेन का विवाह हमारे महाराज सूर्यल बल्लम की पुत्री राजकुमारी मलिका के साथ तय किया है था। हमारे महाराज को स्वर्गीय महाराज विराट सेन के पक्के मित्र थे। महाराज सूर्य बल्लम जी ने विराट सेन और युवराज चंद्रकेतु को कुशल मंगल समाचार लाने के लिए मुझे देवनगर भेजा है। ओ, यह बात है। युवराज चंद्रकेतु और महारानी मलिका तो कुशल होंगी। आदिसेन ने सफेद झूठ बोला। मालिका तो महाराज विराट सेन की मृत्यु के सदमे का बर्दाश्त न कर सकी और दिवंगत हो गई, और युवराज चंद्रकेतु सुकुशल है। क्या मैं युवराज चंद्रकेतु के दर्शन कर सकता हूँ? नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी तो तुम विश्राम करो, कल सुबह तुम्हें युवराज चंद्रकेतु से मिलवा दूंगा, कहकर आदिसेन मित्र सोमसेन वहाँ से लौट गए। भैया, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तुमने दूत को महारानी और युवराज के बारे में झूठ क्यों बोला? सौमित्र सेन, यह झूठ हमने अपनी भलाई के लिए बोला है। क्या मतलब? कल सुबह तुम्हारे पुत्र कपिल सेन युवराज चंद्रकेतु बनाकर दूत को दिखाएंगे। यह तो तुम जानते ही हो कि तुम्हारा पुत्र भी युवराज चंद्रकेतु, हम दोनों हम उम्र है। आता दूत कपिल सेन को ही चंद्रकेतु समझेगा। लेकिन इससे क्या फायदा होगा? यह तो सोचो। मैंने सोचा, इससे फायदा यह होगा कि हम कपिल सेन के बड़ा होने पर राजा सूर्यबल्लम की पुत्री मलिका से उसका विवाह कर देंगे। इस प्रकार राजा सूर्यबल्लम हमारा मित्र बन जाएगा और हम जब कोई संकट आएगा तो हमारी सहायता करेगा। ओह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। वास्तव में सूर्यबल्लम बहुत प्रतापी राजा है, उससे संबंध जोड़ना हमारे हित में ठीक रहेगा। दूसरे दिन कपिल सेन ने युवराज चंद्र केतु के स्थान पर दूत को दिखाया। दूसरे दिन कपिल सेन को युवराज चंद्रकेतु के स्थान पर दिखाया गया। दूत राजा सूर्यबल्लम के कहने पर युवराज चंद्रकेतु को पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुकुशल है। राजा विराट सेन नहीं रहे तो क्या हुआ? स्वयं एक दिन युवराज चंद्रकेतु की बारात लेकर पंचाल देश आएंगे। जो आज्ञा महाराज। यह सूचना महाराज को दूंगा, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आदिसेन से आज्ञा पाकर दूत लौट गया। चंद्रकेतु और मलिका।